असली मुद्दा में हमेशा से। तो फर्स्ट असली मुद्दा जो था हमारा, उसमें हमने क्रूएल्टी को हाईलाइट किया कि हर साल कितने हज़ारों गायें और कुत्तों का रेप होता है, उनके साथ क्रूएल्टी होती है और उसके लिए कभी कोई कानून नहीं बना। सेकंड असली मुद्दा में हमने देश के सारे बड़े-बड़े एक्टिविस्ट को बुलाया, एनिमल एक्टिविस्ट को बुलवाया, उनकी स्टेट की कंडीशन क्या चल रही है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, उसके बारे में हमने बात करी। असली मुद्दा 3 में हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया जा रहा था सोशल मीडिया पे भी और मीडिया द्वारा भी, वो था फीडर क्रूएल्टी। यानी कि वो लोग जो जानवरों से प्रेम करते हैं, उनके साथ मारपीट हुई जा रही थी, उनको रात को अकेले जाना पड़ रहा था खाना खिलाने के लिए जानवरों को, उसके साथ उनमें हरासमेंट, उन पे मॉब अटैक्स, ये सारी चीज़ें हो रही थी। असली मुद्दा 4 जो है, वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने के लिए नहीं है। असली मुद्दा 4 जो है, वो सॉल्यूशंस के बारे में बात करने के लिए है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या आज की जो आप मीटिंग कह लीजिए हम लोगों की, वो शायद अभी तक की एनिमल वेलफेयर की हिस्ट्री में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोज़ल को डिस्कस करने के लिए है, जिस प्रपोज़ल का नाम है एमबीएफ यानी कि मैन्स बेस्ट फ्रेंड प्रपोज़ल। तो इस प्रपोज़ल से पहले मैं थोड़ी-सी हाइलाइट देता हूँ कि अभी चल क्या रहा है, जिससे हम सारे के सारे लोग एक कॉमन पेज पर आ पाएँ, हमें पता चले कि क्या हो रहा है और इस प्रपोज़ल की ज़रूरत क्या है। तो 7 नवंबर 2025 को एक इंटरिम ऑर्डर पास हुआ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जिसमें 3 प्राइमरी चीज़ों को हाइलाइट किया गया। पहला कि इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ में, यानी कि स्कूल, कॉलेजेस, रेलवे, बस स्टॉप से, यहाँ से डॉग्स को हटाया जाए और एक शेल्टर में डाल दिया जाए। दूसरा उनका इस ऑर्डर का पॉइंट ये था कि पाउंड्स बनाए जाए हर स्टेट में, जहाँ पे इन कुत्तों को भरा जाए। तीसरा उन्होंने स्टेट से एक एफिडेविट माँगा, हर स्टेट से एक एफिडेविट माँगा, इसमें उन्होंने हर स्टेट को कहा कि आपके यहाँ पे जो एबीसी एग्जीक्यूशन हुआ है, हमें उसके बारे में सारी डिटेल्स जाननी है। नाउ इन रिस्पॉन्स टू दिस, लेट्स फोकस ऑन द 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस। पहला है कि इसका एग्जीक्यूशन, इसकी इंटरप्रिटेशन और इसका आउटकम क्या हुआ इस इंटरिम ऑर्डर का। तो सबसे पहली चीज़ जो जब सारे स्टेट्स के रिस्पॉन्सेज आए, बहुत सारी हियरिंग्स हुई, सारे स्टेट्स के रिस्पॉन्सेज आए, तो जो सबसे पहली चीज़ हमें पता चली हम सभी को, देश के सारे नागरिकों को, वो ये था कि एबीसी का इम्प्लीमेंटेशन कभी भी एक फेलियर नहीं था। पर एबीसी कभी फेलियर नहीं था, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन था, एबीसी पॉलिसी अपने आप में कभी फेलियर नहीं थी, बट जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, जो उसकी ग्राउंड रियलिटी थी, उसमें बहुत सारे स्कैम्स हुए। उसमें एक ऐसा स्कैम भी हुआ जहाँ पे क्लिपिंग करी जाती है डॉग्स के कानों की स्टरलाइजेशन के बाद। तो बिना स्टरलाइज कराए डॉग्स के कान काट के उनको वापस क्लिप करके उनको वापस सड़कों पे छोड़ा जाता था, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी। एक हेल्दी डॉग को एक सिक डॉग के साथ रखा जाता था, जिससे बीमारियां फैलती थी। लोगों से पैसे लेके ट्रक्स में हेल्दी डॉग्स को भरवाया जाता था और स्टरलाइजेशन जगह जगह तक पहुंचती नहीं थी। ये बहुत बड़े स्कैम्स थे जो पता चला, और साथ में यही पता चला कि अभी बहुत सारे स्टेट्स में एबीसी की कैपेसिटी यूटिलाइज ही नहीं हुई। एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। जैसे बिहार में एक भी एबीसी सेंटर था नहीं, गुजरात में 2 एबीसी सेंटर थे और उन दोनों को एक ही वेट जो था वो मैनेज कर रहा था। दूसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतने नंबर ऑफ पाउंड्स बनवाने पड़ेंगे, स्टेट्स को बोला कि कुत्तों को रखने के लिए, तो उन पाउंड्स का अगर हम फाइनेंशियल बर्डन देखें, यानी कि उनको बनाने में कितना पैसा लगेगा, तो रफली एक पर स्टेट आपको 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए आपके खर्च होंगे उन पाउंड्स को बनाने के लिए। और उसके बाद सालाना आपको कितने 100 करोड़ खर्च करने पड़ेंगे उन पाउंड्स को मेंटेन करने के लिए। अब सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जहाँ पे एबीसी एक स्कैम में रहा, जहाँ एबीसी के बीच में पैसे खाए गए, वहाँ पे रियलिटी में इन पाउंड से सिर्फ और सिर्फ फायदा होने वाला था मिडलमैन लोगों को, जो ऑलरेडी डॉग्स के नाम पे कई सालों से स्कैम कर रहे हैं, टेंडर पे स्कैम कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमें पता चली तेलंगाना की 1500 डॉग्स की किलिंग के बाद, वो ये थी कि तेलंगाना जैसी जगह में जितने भी गाँव हैं, या फिर देश में अलग-अलग विभिन्न-विभिन्न जगहों पे जो गाँव हैं, वहाँ तक एबीसी की कभी कोई अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं हुई। वहाँ पे लोगों को लगता है कि किसी भी जानवर को मारना यानी कि यूथनाइज़ करना लीगल है। ये एक फेलियर एंड कोलैप्स ऑफ एबीसी अवेयरनेस था वहाँ पे। चौथी चीज़ हमें जो पता चली और देखने को भी मिल रही है, अब आप में से काफ़ी लोग इस प्रेस क्लब में जब आए, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पे शायद ही आपको 1-2 कुत्ते दिखे होंगे। बाहर 1-2 कुत्ते शायद दिखे होंगे। पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे बंदर भरे हुए थे यहाँ। आप अगर बाहर भी जाओगे तो आपको डर लगेगा कि बंदर आपसे कुछ छीन ना ले। आप गाड़ी पार्क करोगे तभी आपको बंदर दिखेगा। इसको कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। जब आप एक ऑलरेडी जानवर उसकी जगह है, जब आप उस जानवर को उसकी जगह से हटा देते हो, तो दूसरा जानवर आके उसको टेक ओवर कर लेता है। अब डॉग्स जो होते हैं वो डोमेस्टिकेटेड होते हैं, यानी कि आप उनको मैनेज कर सकते हो, उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हैं, टेम कर सकते हैं, पर आप बंदरों को नहीं मैनेज कर सकते। तो ये जो वैक्यूम इफेक्ट है, इसके जो अपॉर्चुनिटी या चांसेस दिखा,
सूरत में भी एक प्लेग फैला था इससे पहले, इसकी वजह से बहुत सारे पार्ट्स में दिल्ली के अभी भी बंदरों का टेक ओवर ऑलरेडी होना शुरू हो चुका है। उसके बाद इस जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान बहुत सारे सरकास्टिक कमेंट्स करे गए थे, जिन सरकास्टिक कमेंट्स के बाद एक मिस इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन पब्लिक के दिमाग में फैली, जिसके बाद जितने भी फीडर्स थे उनकी तरफ, फीडर्स यानी कि जो एनिमल लवर जो जानवरों को खाना खिलाते हैं, उनकी तरफ क्रूअल्टी बढ़ी। उसके अलावा जो हमारे डॉग्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट आरडब्ल्यूएज में, इंस्टीट्यूशंस में बिना फाइनल ऑर्डर के रिलोकेट करना शुरू कर दिया। जैसे गलगोटिया जिनकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने भी रिलोकेट करा अपने डॉग्स को, जो जंगलों में पाए गए थे, किसी की आंख फूटी हुई थी, कुछ हुआ था। हैदराबाद में सिम्बाइसिस ने भी अपने डॉग्स को बहुत मासली रिलोकेट करा। और रोज, बीइंग एन एनिमल एक्टिविस्ट माई सेल्फ, रोज मुझे ना जाने कितने केसेस आते हैं कि आरडब्ल्यूएज ने इंटरनली डिसाइड किया कि हम 50 डॉग्स को जंगल में फेंक आएंगे या उनको पॉइजन कर देंगे। ऐसे बहुत सोसाइटीज में हो रहा है। जो जानवरों की तरफ क्रूअल्टी थी वो इतनी बढ़ गई है कि लोगों को लग गया कि यार हमें तो सपोर्ट किया जा रहा है, कानून हमारे साथ है। ये मिस इंटरप्रिटेशन और कंफ्यूजन हुई, जिसकी वजह से आज हमारे घंटे के 50 से 70 कुत्तों के साथ यहाँ तो रेप हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, एसिड अटैक हो रहा है। रिसेंटली हैदराबाद में एक जिंदा कुत्ते की टांग तोड़ के जला दिया गया उसको। हमारे बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट यहाँ भी बैठे जो रोज ऑन ग्राउंड जाते हैं और देखते हैं ऐसे केसेस होते हुए। नेशन वाइड डिस्ट्रेस हुआ है। और इनसे सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक डिवाइड एंड रूल होता था, वैसे आज सोसाइटी डिवाइड हो गई है दो पार्ट्स में, डॉग लवर एंड डॉग हेटर। जिसकी वजह से रोज ना जाने कितने मीडिया में भी केसेस आते हैं, कंट्रोवर्सी के, कॉन्फ्लिक्ट्स के। सोशल मीडिया पे एक्सट्रीम हेटरेड चल रही है। और इन सबको मैं अगर हाईलाइट करूं तो हमारे ना जाने कितने एबीसी सेंटर्स एक्सपोज हुए, जहां पे ये स्कैम्स चल रहे थे, जहां पे एक ही पिंजरे पे, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आप ये फोटो देख सकते हैं तो इस फोटो में आप लोगों को क्लियरली दिखेगा कि एक ही पिंजरे में 3 से 4 कुत्ते हैं। और एक कुत्ते का जो आप देख सकते हैं मांस फटा हुआ है, और बाकी कुत्ते उससे खाना खा रहे हैं, यानी कि उनके पास खाना नहीं था। ये एम्बर पेट का एबीसी सेंटर था हैदराबाद में। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस फोटो में तो कुत्ता मरा हुआ है, और ये एबीसी सेंटर है। कुत्ता मरा हुआ है और उसके पपीज जो है वो उसी के ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद दिल्ली में रोहिणी में सेक्टर 27 में एक एबीसी सेंटर था, जहाँ पे उनके बाथरूम में एक कुत्ता पड़ा हुआ था और उनको पता ही नहीं था। और एक कुत्ता इतनी वर्स कंडीशन पे वहाँ पे पड़ा हुआ था, वहाँ पे रोहिणी सेक्टर 27 के एबीसी सेंटर में, क्योंकि खुद मैं भी वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स था जिसने उनको एक्सपोज किया। तो वहाँ पे टेस्टिकल्स जो होते हैं वो बिना एनेस्थीसिया के डॉग्स, यानी कि बिना बेहोश करे टेस्टिकल्स काटे जा रहे हैं। और जो सामने ही उनका ग्राउंड था वहीं पे उनकी बॉडीज दफनाई जा रही थी। रिसेंटली हमने एक और एबीसी सेंटर को एक्सपोज किया था, जिस एबीसी सेंटर, वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एबीसी सेंटर है, और वहां पे उन्होंने बीमार रैबिड कुत्तों की बॉडीज को रेजिडेंशियल एरिया में फेंका हुआ था डस्टबिन में, मतलब पॉली बैग में, ब्लैक पॉली बैग में उन्होंने डाला हुआ था। और अंदर जब उनका खाना देखा जो वो कुत्ते को देते हैं, तो चावल में फफूंदी, समझते आप लोग, फफूंदियां लगी हुई थी चावलों पे। उसके अलावा ये हमारे रोहतक में भी ये सेम चीज हुई। रोहतक में भी 32 कुत्तों की बॉडी मिली एबीसी सेंटर के जस्ट बाहर। तो जिन एबीसी सेंटर्स की हम बात कर रहे हैं, जो बनाना ये लोग चाह रहे हैं, उनकी कंडीशन इस टाइम इतनी खराब है। तो आप समझिए जब पाउंड्स की बात करी जाएगी, जब शेल्टर्स की बात करी जाएगी, जब आपको पूरे देश में खोलने हैं, तो कितना स्कैम होगा। क्या हम बेजुबानों को सिर्फ इसलिए पनिश करना चाहते हैं क्योंकि इंसान स्कैम करते हैं? आज मैं इस देश के एनिमल वेलफेयर के सामने एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखने वाला हूँ। एक ऐसा प्रपोजल जो डॉग लवर्स को भी पसंद आएगा और डॉग हेटर्स को भी पसंद आएगा। एक ऐसा प्रपोजल जो इकोनॉमी को 15,000 करोड़ रुपए का अगले 7 साल में मुनाफा देगा, 12 से 15 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। इस प्रपोजल का नाम है द एमबीएफ प्रपोजल। मैं चाहता हूं सबसे पहले कि इस प्रपोजल की एक एक कॉपी जस्ट प्लीज सबको दे दीजिए, ताकि जब मैं इस प्रपोजल को समझा रहा हूं तो आप सभी के पास इसकी एक एक कॉपी हो। तो जो लोग मेरे साथ इंस्टा पे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं दिखा दूं, एमबीएफ प्रपोजल है जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एमबीएफ प्रपोजल क्या है? एमबीएफ प्रपोजल एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये चीज़ भी आपको बताना चाहूँगा कि 30 से ऊपर एनजीओ ने इसको साइन किया है। हम स्टेट्स तक रीच आउट कर रहे हैं इसको साइन करवाने के लिए। प्राणा फाउंडेशन फ्रॉम बैंगलोर, फ्रेंड्स फॉर एनिमल ट्रस्ट बैंगलोर, साउथ बेंगलुरु केयर्स, डॉग प्रोटेक्शन मैसूर, पीएफसीआई पीपल फॉर कैटल ऑफ इंडिया, अरुण प्रसन्ना चेन्नई, जीव आश्रय सेवा संस्था लखनऊ, अहिंसा फार्म एनिमल सेंचुरी केरला, दुलार अमनंत फाउंडेशन दिल्ली, लूसी फाउंडेशन आसाम,
एंजेलिक एनजीओ हैदराबाद और पाल फाउंडेशन मुंबई, ये उनमें से ये कई एनजीओ में से कुछ एनजीओ है जो इस एमबीएफ प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे देश के जो जानवर हैं उनके साथ जो अन्याय है वो तो कम हो ही, पर साथ में उनके लिए कुछ ऐसा हो जो एक हिस्ट्री क्रिएट करे। तो मैं आपको ब्रीफ पॉइंटर्स में एमबीएफ प्रपोजल समझाता हूँ कि एमबीएफ प्रपोजल जो आप सभी के पास पड़ा हुआ है, एमबीएफ प्रपोजल क्या है। सबसे पहली चीज जो एमबीए प्रपोजल कहता है वो ये कहता है कि जिस सरकार जुडिशरी ने जो पाउंड्स बनाने की बात करी है उन पाउंड्स को कन्वर्ट करा जाए एनिमल हॉस्पिटल्स में। जब आप पाउंड्स बनाते हो, ऐसी जगह बना रहे हो जहां पे ऑलरेडी स्कैम होने के, डॉग्स के साथ कुछ गलत होने के चांसेस है, तो आप सिर्फ अपने ऊपर एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। बट जब आप एनिमल पाउंड्स को जो बनाने का प्लान हो रहा है, डॉग पाउंड्स को अगर आप हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते हो, तो सबसे पहले गवर्नमेंट फैसिलिटीज फॉर एनिमल्स बढ़ जाती है। देश में जो वेट्स है, जो वेट यानी कि जो जानवरों का इलाज करते हैं, उनके लिए 10 से 12 लाख लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाती है। प्लस यहाँ पे आप फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रैदर देन क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी, आप एसेट क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज हम बात करते हैं एक मोबाइल ऐप की, जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। एक ऐसी मोबाइल ऐप जो म्युनिसिपैलिटी और फीडर्स है उन दोनों को कनेक्ट करती है। ये जो मोबाइल ऐप है ये ट्रैक रखेगी हर डॉग की स्टरलाइजेशन का, फीडिंग जोन्स का, गवर्नमेंट और फीडर्स के बीच में कोलैबोरेशन रखने का, और साथ ही साथ अडॉप्शन ड्राइव्स को प्रमोट करने का। और इस एप्लीकेशन के थ्रू आप हर चीज को चेक कर सकते हो। आप हेल्थ पैरामीटर, डॉग बिहेवियर चेक कर सकते हो, और स्कैम्स का स्कोप बिल्कुल जीरो हो जाता है। थर्ड, हम ये बात कर रहे हैं कि आप नए एबीसी सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं। उससे बेटर जो ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल्स मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं हो रहे। तो आप स्टरलाइजेशन का टेंडर जो है फ्रीलांस में उनको दीजिए। प्लस ये जो हम पाउंड्स को हॉस्पिटल में बनाने की, कन्वर्ट करने की बात करें, इनमें भी आप स्टरलाइजेशन मैसिव लेवल पे एग्जीक्यूट कीजिए। उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आजकल सोसाइटी वालों को डॉग से होती है। तो यहाँ पे एक डॉग ट्रेनर को एम्प्लॉय करा जाए, एक डॉग ट्रेनर को यहाँ पे भेजा जाए जो 6 महीने में सिर्फ एक ही बार 1 से 2 हफ्ते के लिए आएगा और सोसाइटी कम्युनिटी डॉग्स को ट्रेन करेगा टू बी गार्ड डॉग्स। ये मैं जब पेट्रोल पंप पे जाता हूँ या किसी सोसाइटी के बाहर जाता हूँ तो मुझे देखने के लिए मिलता है कि सोसाइटी गार्ड के साथ हमेशा एक कुत्ता बैठा हुआ होता है, या पेट्रोल पंप पे हमेशा एक कुत्ता बैठा हुआ होता है। तो हम उस पॉलिसी को थोड़ा और बढ़ा के उनको ट्रेन करके सोसाइटी में जितने भी डॉग्स पाए जाते हैं वो सोसाइटी के गार्ड्स में हेल्प करने लगे। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसे विदेश विदेश में हम डॉग्स को थेरेपी के लिए यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स को, डिप्रेशन पेशेंट्स को, डॉग्स को थेरेपी डॉग्स यूज करा जाता है। ऐसे ही बहुत स्टडीज में पाया गया है कि इंडी डॉग्स इस चीज में बहुत हेल्प कर सकते हैं और बहुत ज्यादा सुपीरियर है फॉरेन ब्रीड से भी ज्यादा। तो हम इंडी डॉग्स को थेरेपी डॉग्स की तरह यूज करना चाहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिव कॉलरिंग और जीपीएस जियो टैगिंग ऑफ एवरी डॉग, जिससे हम कैटल और डॉग का यानी कि गाय, भैंस, कुत्तों का रोड पे एक्सीडेंट होना रोक सकते हैं। प्लस उनकी जियो टैगिंग को और ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं इंडी डॉग्स की अडॉप्शन को इंसेंटिवाइज करना। यानी कि अगर आप एक इंडी डॉग को अडॉप्ट करते हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, और अगर आप एक फॉरेन ब्रीड को अडॉप्ट करते हो तो आपके ऊपर टैक्स लगा जाएगा। आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, बल्कि आपको उसके बदले थोड़ा सा टैक्स ज्यादा पड़ना पड़ेगा, पेनल्टी ज्यादा पड़ेगी आपके ऊपर। उसके बाद बाहर के विदेश के देशों में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में उनकी सोशल करिकुलर एक्टिविटीज होती है। जैसे जापान, चाइना में अगर आप देखोगे तो वहां पे वो लोग अपने स्टूडेंट्स को गांव वगैरह में भेजते हैं चीज़ों को अवेयरनेस प्रोग्राम रन करने के लिए। वैसे ही इंडिया में स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम रन करे जाए, जिसमें एबीसी की अवेयरनेस बच्चे गांव टू गांव जाके दे। ये उनके सिलेबस का एक पार्ट बनेगा, इसके बेसिस पे उनकी मार्किंग होगी, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सोशल एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे देश में कोई स्ट्रे डॉग मेनेस प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कैनाइन इकोनॉमी मैनेजमेंट प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ह्यूमन स्कैम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जहाँ करंट ऑर्डर जो है वो हमारे ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट करने की बात कर रहा है। आप डॉग लवर हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, पर आप टैक्स पे करते हो। आप जब एक टॉफी भी खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो। क्या आप टैक्स पेयर्स का 15-20 हज़ार करोड़ रुपए उन पाउंड्स में डालना चाहते हो जो कुछ लोगों की जेब भरेगा, या फिर वो एक्चुअली एक एसेट बनाना चाहते हैं जिससे हमारी इकोनॉमी को अगले 5 से 7 साल में 15 हज़ार करोड़ का मुनाफा होगा, साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी में। और हम जिस नेदरलैंड्स की आज बात करते हैं वो नेदरलैंड्स हमारा एग्जाम्पल देगा कि इंडिया ने कैसे अपनी रिलेशनशिप को आगे सस्टेन करा है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। पिछले 6 महीने में मैंने 10 हज़ार से ज्यादा डॉग्स को रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाए हैं। मैंने दिल्ली के फील्डर्स के, जब एआई समिट हमारा अभी चल रहा है, एआई समिट की जब प्रिपरेशन हुई थी सबसे पहले कुत्तों को उठाना शुरू करते हैं। तो मैं दिल्ली के फील्डर्स के साथ मिलके हमने जियो टैगिंग फोटो लेना और डॉग्स को लोकेशन के कॉलर्स पहनाना
रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बनाना शुरू करा, जिसमें हम जितने भी हॉटस्पॉट एरियाज़ है जहाँ से एआई समिट में डॉग्स को पिक किया जाता है, वहाँ के डॉग्स को हम कॉलर्स बना पाएँ। जब तेलंगाना में किलिंग्स हुई थी डॉग्स की, तो मैं खुद वहाँ पे गया और वहाँ के जो ग्राउंड वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलके हमने एबीसी अवेयरनेस प्रोग्राम रन करा, गाँव टू गाँव, जिसमें हम 11 से 15 गाँव से सिग्नेचर करवा पाए नो किलिंग एफिडेविट पॉलिसी का। पंजाब में जब एक साइको किलर एक कुत्ते को 100 दिन में खाने की बात कर रहा था, तो हमने उसको पकड़ा। ऑल इंडिया फीडर्स की कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया फैक, जिससे कोई भी इंसान अपने फ़ोन से ईएफआईआर फाइल कर सकता है। और हमने ना जाने कितने स्कैम्स को एक्सपोज़ किया। स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके हमने अवेयरनेस रन करी और 500 से ऊपर हम सारे फीडर्स ने मिलकर क्रूअल्टी केसेस सॉल्व करे। तो जब एक भारतीय नागरिक या एक कम्युनिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो अगर देश के हमारी भारत सरकार हमारे एनिमल लवर्स के साथ या मेरे साथ जुड़ जाए एमबीएफ पॉलिसी में, तो हम कितना बदलाव ला सकते हैं हमारे देश के जानवरों के लिए। उनको एक लायबिलिटी से ज़्यादा एसेट बना सकते हैं, क्योंकि जिस देश में हम गणेश जी को पूछते हैं, जिस देश में हम हनुमान जी को पूछते हैं, वहाँ पे अगर हम कुत्तों के साथ अन्याय कर रहे हैं या गाय के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है। और ये हमारी एमबीएफ पॉलिसी है, जिसको हम आप लोगों तक बताना चाहते थे आपके थ्रू। और ये हम चाहते हैं हर स्टेट से एग्जीक्यूट करवाना, स्टेट लेवल पे, ताकि हर स्टेट जब इस एमबीएफ पॉलिसी को सिग्नेटरी बनेगा, यानी कि हर स्टेट जब एक दबाव डालेगा कि हम एमबीएफ को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, एमबीएफ यानी कि मैन्स बेस्ट फ्रेंड पॉलिसी को, तो हर स्टेट तो फिर हम उससे कोर्ट को दोबारा री अप्रोच कर पाएंगे एक फ्रेश रेट के अंदर कि एमबीएफ पॉलिसी, चाहे वो डॉग लवर हो या डॉग हेटर हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बने। तो ये थी एमबीएफ प्रपोजल।